नमस्कार दोस्तों, वेलकम ऑन विद्या मंदिर प्लेटफॉर्म। आज हम विज्ञान के बारे में पढ़ेंगे दोस्तों। ये विज्ञान हमारे सभी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स में आती है और उन सब के लिए बेनिफिशियल होगी। तो देखिए, विज्ञान के बारे में हम पढ़ते हैं तो विज्ञान में क्या पढ़ते हैं हम? विज्ञान में हम 3 भागों में पढ़ा जाता है विज्ञान को। तो पहले देखिए साइंस को 3 भागों में पढ़ा जाता है। पहला इसमें पढ़ा जाता है बायोलॉजी के रूप में, यानी कि जीव विज्ञान के रूप में। दूसरा अगर हम देखें तो इसमें पढ़ा जाता है केमिस्ट्री, यानी कि रसायन विज्ञान के रूप में। अगर तीसरी हम बात करें तो इसमें हम पढ़ते हैं भौतिक विज्ञान, यानी कि फिजिक्स के रूप में, फिजिक्स में। तो हम आज जो टॉपिक स्टार्ट करेंगे वो बायोलॉजी का टॉपिक स्टार्ट करेंगे और हम देखेंगे कि बायोलॉजी कहाँ से स्टार्ट हुई, इसका नाम किसने दिया, इसकी उत्पत्ति के बारे में देखेंगे। तो सबसे पहले देखिए कि जो हमारे पास बायोलॉजी है, ये बायोलॉजी नाम से स्टार्ट करते हैं हम। इन दोनों ब्रांचों को हम पढ़ेंगे बायोलॉजी कंप्लीट होने के बाद में, क्योंकि मोस्टली क्वेश्चंस यहाँ से बायोलॉजी से ही पूछे जाते हैं। तो देखिए, बायोलॉजी नाम की बात करते हैं तो 2 वैज्ञानिक थे, एक था लेमार्क और एक थे ट्रेविरेनस और लेमार्क ने क्या किया? जीवों का अध्ययन करने वाला सब्जेक्ट का नाम दिया बायोलॉजी। अब बायोलॉजी की अगर हम बात करें तो बायोलॉजी 2 शब्दों से मिलकर बना हुआ है, एक तो बायो और एक लॉजी। ये लॉजी एक्चुअल में क्या है? ये लैटिन भाषा का शब्द था, कौन सा? लोगस, और जिसका अर्थ है अध्ययन। जिसका अर्थ क्या है? अध्ययन। ठीक है। तो अगर हम बायो की बात करें तो बायो में क्या है? जीव। तो ये जो बायोलॉजी शब्द है ये 2 शब्दों से मिलकर बना हुआ है, एक तो बायो और दूसरा लॉजी। तो बायो का मतलब है जीव और लॉजी का मतलब है अध्ययन, यानी कि ऐसा सब्जेक्ट या ऐसा विषय जिसमें क्या करेंगे हम? जीवों का अध्ययन करेंगे। तो देखिए, जीवों का अध्ययन करेंगे। सबसे पहले हम देखते हैं कि ये जो बायोलॉजी है इसके जनक किन को माना जाता है। तो अगर जनक की बात करें तो बायोलॉजी के जनक कहा जाता है अरस्तु को। किनको कहा जाता है साहब? अरस्तु को। दूसरी बात हम देखेंगे कि ये जो जीव है, जीव क्या होते हैं? तो जीव ऐसे जो क्या करते हैं, एक्टिविटीज होती है जिनमें चलने फिरने की क्रियाएं होती हैं, उपापचयी क्रियाएं होती हैं, जिनमें श्वसन क्रियाएं होती है। ये सभी प्रकार की जो क्रियाएं होती है वो क्या कहलाते हैं? जीव कहलाते हैं। और इन जीवों को सबसे पहले 2 भागों में विभाजित किया गया। जीवों के अध्ययन के लिए एक सुविधाजनक 2 पार्टों में डिवाइड किया, और वो 2 पार्ट कौन से थे? जीवों को 2 पार्टों में। ठीक है। तो जीवों को 2 पार्टों में कौन कौन से? पहला तो इसमें पादप और दूसरा कौन सा? जंतु। पहला तो पादप और दूसरा जंतु। अब ये 2 भागों में विभाजित किसने किया? तो ये 2 भागों में विभाजित करने वाले व्यक्ति थे कैरोलिस लिनियस। कौन थे? कैरोलिस लिनियस। इन कैरोलिस लिनियस ने क्या कहा कि जितने भी जो जीव हैं उनको हम अध्ययन करने के लिए 2 भागों में विभाजित कर सकते हैं, जिनमें पहला पादप और दूसरा जंतु के रूप में। अगर हम बात करें साहब पादप के बारे में, तो पादप में क्या है? पादप ये एक अलग से सब्जेक्ट बना दिया गया। ठीक है। पादप विज्ञान जिसको हम क्या कहते हैं? बॉटनी कहते हैं। ठीक है। और जंतु विज्ञान जिसको हम क्या कहते हैं? जूलॉजी। अब देखिए, जूलॉजी का जो जनक माना जाता है तो वो जूलॉजी का जनक माना जाता है अरस्तु को, और बायोलॉजी का जनक भी किन को माना जाता है? अरस्तु को। अगर हम बात करें पादप विज्ञान के जनक की, तो पादप विज्ञान का जनक माना जाता है थियोफ्रस्टस को। थियोफ्रस्टस को क्या माना जाता है? पादप विज्ञान का जनक माना जाता है। दोस्तों, अगर
आप यहाँ पे इतने जल्दी लिख नहीं पाते हो तो आप अपने फ़ोन में स्क्रीनशॉट ले सकते हो। उसके बाद में आप अच्छी तरीके से इनका क्या बना लेना, नोट्स बना लेना, ताकि आपका रिवाइज भी हो जाएगा और नोट्स भी बेहतर तरीके से बन जाएंगे। तो देखिए अब हम क्या करेंगे, इनके बारे में बात करते हैं कि जीवों को दो भागों में विभाजित करने वाले कैरोलिस लिनियस थे। उसके बाद में एक वैज्ञानिक और आए और उन्होंने कहा कि कुछ जीव इस तरीके के हैं जो ना तो जंतु जगत में आते हैं ना पादप जगत में आते हैं, जैसे जीवाणु हो गया, नीले हरे शैवाल हो गए, प्लाज्मोडियम हो गया। तो इनको किस तरीके के भागों में रखेंगे? तो एक वैज्ञानिक और आए सन 1969 के करीब, और जिनका नाम था R.H. व्हिटकर। और इन्होंने R.H. व्हिटकर ने क्या किया, इन जो जीवों को क्या किया, 5 भागों में विभाजित किया। और ये 5 भाग कौन कौन से हैं? तो जिनमें सबसे पहले हम देखते हैं मोनेरा के बारे में। सबसे पहले मोनेरा। दूसरे की अगर हम बात करें प्रोटिस्टा। तीसरा देखें तो कवक, इसे इंग्लिश में फंजाई भी कहते हैं। चौथा अगर हम बात करें तो प्लांटी, और 5वां एनिमेलिया। ये 5 भागों में विभाजित किया। और 5 भागों में विभाजित किया किसने किया? R.H. व्हिटकर ने। इसलिए इसके सिद्धांत को क्या कहा गया? पंचजगत प्रणालीय सिद्धांत कहा गया। क्या कहा गया? पंचजगत प्रणालीय सिद्धांत कहा गया। इस पंचजगत प्रणालीय सिद्धांत में देखें, मोनेरा में इन्होंने क्या बताया? इन्होंने बताया कि जो मोनेरा में आते हैं वो आते हैं जीवाणु। उसके बाद में अगर हम बात करें तो नीले हरे शैवाल। जीवाणु सबसे पहले उत्पन्न होने वाला जीव है और इसकी उत्पत्ति किससे हुई? जल से हुई। यानी कि जीव की उत्पत्ति कहाँ से हुई? जल से हुई। इसीलिए क्या कहा जाता है? जल ही जीवन है। ठीक है। अगर हम बात करें प्रोटिस्टा की, तो प्रोटिस्टा में कौन कौन आते हैं? तो प्रोटिस्टा में हमारे सबसे पहले हम देखते हैं एमीबा को। एमीबा के बाद में हम देखते हैं यूग्लिना को। यूग्लिना के बाद में हम देखते हैं प्लाज्मोडियम को। प्लाज्मोडियम के बाद में पैरामीशिया भी इसी में आता है, पैरामीशिया। ठीक है। ये इंग्लिश में और हिंदी में दोनों में नाम एक ही जैसे हैं। अगर एमीबा को कहेंगे तो एमीबा ही कहेंगे, प्लाज्मोडियम को कहेंगे तो प्लाज्मोडियम ही कहेंगे। अब देखिए प्लाज्मोडियम के अगर बारे में हम अगर बात करें तो प्लाज्मोडियम से एक रोग होता है, आपने देखा होगा, मलेरिया रोग के बारे में सुना होगा, जिसका इलाज होता है सिलिकोना की छाल से क्या होती है, दवाई बनती है, उसका इलाज होता है। तो ये प्लाज्मोडियम क्या होता है? प्लाज्मोडियम मलेरिया के लिए क्या होता है? रोगजनक प्लाज्मोडियम होता है। ये मादा एनाफिलीज मच्छर होती है एक, जो क्या करती है, हमारे शरीर में काटने पर क्या करती है? प्लाज्मोडियम को छोड़ती है, और उस प्लाज्मोडियम से क्या होता है? हमारे शरीर में मलेरिया रोग होता है। उसके बाद में अगर हम देखें कवक के बारे में, तो कवक होता है साहब नमी की वजह से। किसकी वजह से? नमी की वजह से होते हैं। और कवक को मृतोपजीवी भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? मृतोपजीवी। मृतोपजीवी भी कहा जाता है। और ये मृतोपजीवी क्यों कहा जाता है? ये इसलिए कहा जाता है कि जो कवक होते हैं वो क्या करते हैं, जो सड़ा गला कचरा होता है या फिर कोई बॉडी होती है सड़ी गली, तो उनको क्या करते हैं? उनका अपघटन करते हैं और उनसे ही क्या करते हैं? ये अपना भरण पोषण करते हैं। इसलिए इन कवकों को या फंजाई को क्या कहते हैं? मृतोपजीवी भी कहते हैं। अगर हम उदाहरणों की बात करें इनमें, अगर हम इनके उदाहरणों की बात करें तो इनके उदाहरणों में आप ये ले सकते हो, एक तो यीस्ट ले सकते हो, मशरूम ले सकते हो। ठीक है। ये सारे उदाहरण क्या है? इनके कवक के है, फंजाई के है। उसके बाद में हम प्लांट्स की बात करें
तो प्लांट्स को आप सभी जानते हो, जितने भी प्लांट्स हैं, जितने की क्या है वनस्पतिक पौधे हैं, ठीक है। तो पेड़ पौधे क्या आते हैं, पेड़ पौधे आते हैं ये इसमें प्लांट्स में आते हैं। उसके बाद में अगर हम बात करें एनिमेलिया की, तो एनिमेलिया में क्या होते हैं, एनिमेलिया में जैसे हम मनुष्य, जैसे जानवर, ठीक है, जानवर, ठीक है, जानवर जो मनुष्य होता है ये भी क्या है एक प्रकार का जानवर होता है। यानी कि मनुष्य जो हम आते हैं वो किस में आते हैं, हम एनिमेलिया श्रेणी में आते हैं। और हम एक ऐसे जानवर हैं जो क्या करते हैं, समाज में रहना जानते हैं, सामाजिक प्राणी होते हैं हम, ठीक है। तो हम क्या आते हैं, एनिमेलिया में आते हैं। अब ये बात किसने बताई थी, ये पांचों की पांचों भागों में जो विभाजित किया था ये R.H. विटकर ने किया था। और R.H. विटकर ने किया था, इसलिए इन्हें क्या कहा जाता है, पंचजगतीय प्रणाली कहा जाता है। अगर हम बात करें कैरोलिस लिनियस की, तो कैरोलिस लिनियस ने हमें क्या बताया था, कैरोलिस लिनियस ने हमें जीवों को दो भागों में विभाजित करके बताया था, एक तो पादप जगत में और दूसरा कौन सा, जंतु जगत में, ठीक है। पादप और जंतुओं में बताया था, तो इसलिए इनको कैरोलिस लिनियस को क्या कहा जाता है, द्विजगत प्रणाली के जनक कहते हैं या फिर वर्गीकी के जनक कहते हैं, क्योंकि इन्होंने क्या किया, जीवों को वर्गीकरण किया था। या फिर इन्हें आधुनिक वर्गीकरण का भी जनक कहा जाता है। अगर साहब हम इन सब के बारे में जानना चाहें तो इन सब का स्रोत क्या है, ये सब बने किससे हैं, तो हमारा क्या होगा, एक ही आंसर होगा कि ये क्या बने हैं, कोशिका से बने होते हैं। कोशिका को हमारे शरीर की या किसी भी जीव के शरीर की क्या कहा जाता है, संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई कहा जाता है। इसके बारे में हम बाद में बात करेंगे, पर पहले हम थोड़ा सा देख लेते हैं कोशिका के बारे में। तो कोशिका, हमारा शरीर या किसी भी जीव का जो शरीर होता है वो छोटे छोटे कोष्ठों के रूप में मिलकर बना होता है, और इन कोष्ठों को क्या कहा जाता है, कोशिका कहा जाता है, ठीक है। ये कोशिका सबसे पहले कैसे पता चली, किसको पता चली, तो हम इसके बारे में देखें। तो कोशिका के बारे में अगर मैं आपसे बात करूं तो सबसे पहले कोशिका की बात किसने की, तो कोशिका की बारे में बात करने वाले सबसे पहले एक वैज्ञानिक है जिनका नाम है रॉबर्ट हुक। क्या नाम है, रॉबर्ट हुक। रॉबर्ट हुक ने क्या बनाया साहब, सूक्ष्मदर्शी का निर्माण किया। रॉबर्ट हुक ने क्या किया, सूक्ष्मदर्शी का निर्माण किया इन्होंने। और सूक्ष्मदर्शी के निर्माण से क्या किया, इन्होंने देखा सूक्ष्म जीवों को, और सबसे पहले इन्होंने अपने सूक्ष्मदर्शी का उपयोग किस पे किया, एक लकड़ी के कोरक पे किया। इस तरीके का एक कोरक था, इस कोरक पे इन्होंने क्या किया, इस सूक्ष्मदर्शी के हिसाब से देखा तो ये लकड़ी का जो कोरक बना हुआ था ये क्या था, इस तरीके से छोटे छोटे कोष्ठों के रूप में बंटा हुआ था। और इन कोष्ठों को ही आगे जाकर क्या किया, कोष्ठ थे, इन कोष्ठों को ही क्या किया, आगे जाकर कोशिका का नाम दिया, ठीक है। तो हम बात करें तो ये तो क्या था, लकड़ी का कोरक था, यानी कि निर्जीव था, ठीक है, निर्जीव था। तो इसलिए इसमें अगर ये कोष्ठ है ये भी तो क्या है, निर्जीव ही है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये कोशिका भी क्या होगी, निर्जीव होगी, यानी कि मृत होगी। तो मृत कोशिका का अध्ययन किसने किया, सबसे पहले अगर हम जानना चाहें कि मृत कोशिका के बारे में किसने बताया, तो मृत कोशिका के बारे में बताया था साहब हमें रॉबर्ट हुक ने। मृत कोशिका के बारे में किसने बताया था, रॉबर्ट हुक ने। अगर हम जानना चाहें कि मृत कोशिका के बाद में, ये तो मृत कोशिका है, तो इसके बाद में अगर जीवित कोशिका की बात करें तो जीवित कोशिका के बारे में किसने बताया, तो जीवित कोशिका के बारे में इनसे लगभग ये इन्होंने बताया था लगभग 1869 के करीब। और एक वैज्ञानिक और आए थे जिनका नाम था क्या, ल्यूवेनहोक। क्या था, ल्यूवेनहोक। और ल्यूवेनहोक ने लगभग 1874 के करीब, इन्होंने लगभग 5 साल बाद में बताया था किसका, जीवित कोशिका के बारे में, जीवित कोशिका के बारे में, ठीक है, जीवित कोशिका के बारे में। यहाँ तक बात क्लियर हो गई। कोशिका सबसे पहले रॉबर्ट हुक ने खोजी, और ये क्या खोजी थी, मृत कोशिका खोजी थी सूक्ष्मदर्शी के सहारे से। उसके बाद में अगर बात करें जीवित कोशिका की, तो जीवित कोशिका ल्यूवेनहोक ने कब, सन 1874 में। अगर यहाँ तक बात खत्म हुई तब हम देखेंगे कि कोशिका जो है ये बनी किससे होती है, कैसे उत्पत्ति हुई, क्या होता है इसमें, इस सब के बारे में अगर चर्चा करें
तो साहब कोशिका एक इस तरीके की, देखिए कोशिका क्या होती है, एक इस तरीके की होती है। अगर हम बात करें तो रफ डायग्राम में तो कोशिका इस तरीके की होती हैं और इसके चारों ओर क्या होता है, एक बाहरी आवरण होता है। ये क्या होता है, एक चारों ओर बाहरी आवरण सा होता है इसके, और इस बाहरी आवरण को क्या कहते हैं, कोशिका झिल्ली कहा जाता है। क्या कहा जाता है, कोशिका झिल्ली कहा जाता है, या सेल मेम्ब्रेन भी कहते हैं, सेल मेम्ब्रेन, कोशिका झिल्ली। अब ये कोशिका झिल्ली है, ये हमारी कोशिका में किस प्रकार उपयोगी है, तो ये कोशिका झिल्ली है, ये क्या होती है, पारगम्य होती है। क्या होती है, पारगम्य होती है। पारगम्य का मतलब क्या है, कोई भी पदार्थ का क्या करती है, आदान प्रदान करती है। पर ये आदान प्रदान किस हिसाब से करती है, ये इस हिसाब से करती है कि अगर हमारे शरीर के लिए अगर कोई हार्मफुल प्रोडक्ट आया, कोई भी उत्पाद अगर हार्मफुल बनाती है, कोई भी पदार्थ ऐसा जो हार्मफुल होता है, तो वो तो क्या करती है, ये आने नहीं देती है। ठीक है, वो तो क्या होती है, ये आने नहीं देती है। और अगर हमारे लिए बेनिफिशियल है तो उनको क्या करती है, ये आने देती है। उसके बाद में हम बात करें तो इस कोशिका के अंदर क्या होता है, ऐसे जीव द्रव्य भरा होता है। ऐसे क्या होता है, एक द्रव्य भरा होता है, और इस द्रव्य को कहा जाता है जीव द्रव्य। और जीव द्रव्य को हमारे शरीर का भौतिक आधार माना जाता है, या किसी भी जीव के शरीर का क्या माना जाता है, जीव द्रव्य को भौतिक आधार माना जाता है। अब भौतिक आधार क्यों माना जाता है, इसके बारे में डिस्कस करेंगे, पर उससे पहले हम बात करेंगे कि ये बताया किसने था। तो जीव द्रव्य के बारे में भौतिक आधार कहा था जूलियस हैक्सले ने। क्या नाम, जूलियस हैक्सले। जूलियस हैक्सले नामक एक वैज्ञानिक थे। इन्होंने क्या बताया कि जो हमारा ये कोशिका के अंदर जो जीव द्रव्य होता है, ये भौतिक आधार होता है। अब जीव द्रव्य को क्या किया जाता है, दो भागों में विभाजित किया जाता है। एक तो कोशिका द्रव्य के बारे में, और दूसरा अगर हम बात करें तो कोशिका अंग के बारे में। जीव द्रव्य में क्या चीज़ होती है, जीव द्रव्य में बात करें तो दो प्रकार की चीज़ें पाई जाती हैं जीव द्रव्य में। पहला तो इसमें क्या होता है, कोशिका द्रव्य, एक तो होता है कोशिका द्रव्य, और दूसरा क्या होता है इसमें, कोशिका अंग। कोशिका अंग। जीव द्रव्य की प्रकृति की बात करें तो जीव द्रव्य की प्रकृति होती है सोल टाइप, यानी कि ये क्या होता है, एक चिपचिपा पदार्थ होता है। ठीक है, और अब हम बात करें कोशिका द्रव्य की और कोशिका अंग की, तो ये क्या होता है, ये हमारे शरीर में कोशिका द्रव्य है। अब कोशिका द्रव्य में देखिए, ये हमारे शरीर में कोशिका द्रव्य है, ये क्या है, हमारी कोशिका का क्या है, केंद्रक है। आगे बात करें, केंद्रक के आधार पर कोशिकाओं को दो भागों में विभाजित किया गया है, यूकेरियोटिक प्रोकैरियोटिक में। तो देखिए, ये कोशिका द्रव्य है और ये क्या है, हमारे जीव, ये यानी कि कोशिका अंग। अब कोशिका अंग की अगर हम बात करें तो कोशिका अंग क्या होते हैं, कोशिका में आपने पढ़ा होगा, माइटोकॉन्ड्रिया पढ़ते हो आप, इसमें राइबोसोम पढ़ते हो आप, लाइसोसोम पढ़ते हो, अंतःद्रव्य जालिका पढ़ते हो। ठीक है, तो ये सभी के सभी क्या होते हैं, कोशिका अंग होते हैं। कोशिका अंग की बात करें तो कोशिका अंग कौन कौन से माने जाते हैं, जैसे माइटोकॉन्ड्रिया, जैसे माइटोकॉन्ड्रिया के बाद में अगर हम बात करें तो अंतःद्रव्य जालिका भी होती है। ये दो प्रकार की होती है, खुरदरी और चिकनी। अंतःद्रव्य जालिका, उसके बाद में अगर हम बात करें तो लाइसोसोम, उसके बाद में बात करें तो राइबोसोम। ये सारे के सारे क्या है, ये सारे के सारे कोशिका अंग हैं। कोशिका द्रव्य की बात करें तो इन कोशिकाओं में भी क्या होता है, द्रव्य भरा होता है। ठीक है, आप पढ़ते हो कि कोशिका में क्या होता है, कोशिका में भी द्रव्य भरा होता है। जैसे हम क्या बात करें, जैसे अगर हम इनकी बात करें तो ग्लूकोज मान लीजिए आप, प्रोटीन मान लीजिए, कार्बोहाइड्रेट मान लीजिए, ये सारे के सारे क्या हैं, कोशिका द्रव्य में आते हैं, कोशिका द्रव्य में आते हैं।
अब यहाँ तक बात क्लियर हुई कि कोशिका क्या होती है। कोशिका क्या होती है, कोशिका के बाहर चारों तरफ क्या होता है, आवरण होता है, जिसे कोशिका झिल्ली कहा जाता है। कोशिका झिल्ली अर्धपारगम्य तरीके की झिल्ली होती है, ठीक है। इसके अंदर क्या होता है, जीव द्रव्य भरा होता है, जिसकी प्रकृति किस तरीके की होती है, सोल तरीके की। अगर हम बात करें जीव द्रव्य में, तो जीव द्रव्य में एक तो कोशिका द्रव्य और एक कोशिका अंग, दो प्रकार के पाए जाते हैं। कोशिका अंग में हम माइटोकॉन्ड्रिया, लाइसोसोम, राइबोसोम इस तरीके की बात करते हैं। इनको हम पूरा आगे डिटेल से पढ़ेंगे। यहाँ पे ग्लूकोज, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, इनको भी हम आगे डिटेल से पढ़ेंगे। तो अब देखिए यहाँ तक बात होने के बाद में हम बात करते हैं कि कोशिका कितने प्रकार की होती है और जीव वो में किस तरीके की कोशिकाएं पाई जाती हैं। तो देखिए कोशिका को केंद्रक के आधार पर दो भागों में विभाजित किया गया है। कितने भागों में साहब, दो भागों में। किसके आधार पर, केंद्रक के आधार पर। यूकेरियोटिक और प्रोकैरियोटिक कोशिका के रूप में विभाजित किया गया है। किस तरीके की, कोशिका को दो भागों में विभाजित किया गया है। एक तो कौन सा, प्रोकैरियोटिक, कौन सा, प्रोकैरियोटिक, और दूसरा यूकेरियोटिक। अगर हम प्रोकैरियोटिक और यूकेरियोटिक की बात करें तो प्रोकैरियोटिक कोशिकाएं इस तरीके की कोशिकाएं होती है जिनमें कोशिकाओं में क्या होता है, जो केंद्रक होता है वो या तो क्या होता है, इसमें केंद्रक का अभाव होता है। केंद्रक का अभाव होने का मतलब है वो पूर्ण रूप से विकसित नहीं है। क्या नहीं है, पूर्ण रूप से विकसित नहीं है। केंद्रक पूर्ण रूप से विकसित नहीं, या फिर हम ये कह सकते हैं विकसित नहीं है, इसका मतलब क्या होगा, उसका प्रोसेस नहीं चलेगा, ठीक है, वो कार्य या क्रियाविधि नहीं कर पाएगा। तो हम एक तरीके से ये भी कह सकते हैं कि जो केंद्रक होता है उसका क्या होता है, अभाव। केंद्रक का अभाव होता है, ठीक है, केंद्रक का क्या होता है, अभाव होता है। दूसरी अगर हम बात करें यूकेरियोटिक की, तो यूकेरियोटिक में साहब केंद्रक होता है वो पूर्ण रूप से क्या होता है, विकसित होता है। केंद्रक पूर्ण रूप से विकसित होता है। केंद्रक पूर्ण रूप से विकसित होता है। अगर केंद्रक पूर्ण रूप से विकसित होता है तो इसका मतलब आप गुणसूत्रों के बारे में भी जानते होंगे कि गुणसूत्र हमारे जो होते हैं कोशिका केंद्रक में पाए जाते हैं। गुणसूत्र भी दो प्रकार के होते हैं, इसमें राइबोसोम्स होते हैं 70-80 प्रकार के, 80-80 प्रकार के, इस तरीके से हैं। वो आगे हम बात करेंगे जब क्या पढ़ेंगे, कोशिका अंग के बारे में पढ़ेंगे। तो अब तो यहाँ पे इतना ही देखो कि जो कोशिका है वो केंद्रक के आधार पर दो भागों में विभाजित की गई है। किसके आधार पर, केंद्रक के आधार पर। केंद्रक के आधार पर दो भागों में विभाजित की गई है, और जिनमें क्या है, एक तो ऐसी कोशिकाएं जिनमें केंद्रक क्या है, अपूर्ण है या पूर्ण रूप से क्या नहीं है, विकसित नहीं है, और दूसरी इस प्रकार की जिनमें क्या है, केंद्रक पूर्ण रूप से क्या होता है, विकसित होता है। अगर हम बात करें कि जीव, तो जीव भी कोशिका के आधार पर दो भागों में विभाजित होते हैं, कोशिका की संख्याओं के आधार पर। और कोशिका की संख्याओं के आधार पर जो जीव दो भागों में विभाजित होते हैं तो वो होते हैं, एक तो होते हैं एक कोशिकीय जीव, और दूसरे होते हैं बहुकोशिकीय जीव। अगर एक कोशिकीय जीव की हम बात करें तो आपको मैंने बताया था एमीबा हुआ, यीस्ट हुआ, तो ये एक तरीके से क्या होते हैं, एक कोशिकीय जीव होते हैं। अगर बहुकोशिकीय जीव की बात करें तो जैसे हम अपना एग्जाम्पल्स ले सकते हैं, जानवर, कुत्ता, बिल्ली, इनका एग्जाम्पल ले सकते हैं, पेड़ पौधों का भी एग्जाम्पल्स ले सकते हैं। इस तरीके से क्या होते हैं, ये एक कोशिकीय और बहुकोशिकीय में विभाजित किया जाता है। जैसे हम इसको कह सकते हैं बहुकोशिकीय में, जैसे मनुष्य, ठीक है, जैसे कुत्ता, बिल्ली, तो जानवर भी कह सकते हैं। जानवर, हम भी एक तरीके के जानवर हैं, पर हम क्या है, सामाजिक प्राणी हैं, सामाजिक जानवर हैं। अगर एक कोशिकीय के बारे में अगर हम बात करें तो एमीबा के बारे में बता सकते हैं, यीस्ट के बारे में बता सकते हैं,
ठीक है, इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, इसके बारे में बता सकते हैं। अब यहाँ तक कंप्लीट हो गया। यहाँ तक अब एक बात और बता दूं मैं इसमें छोटी सी, कि ये जो कोशिका है इससे जीवों का निर्माण होता है ना। तो जीवों का निर्माण किस तरीके से होता है इसमें, तो जीवों का निर्माण इसमें इस तरीके से होता है, एक बार देख लीजिए आप दोबारा, कि जीवों का जो निर्माण होता है कोशिका में, तो कोशिकाएं क्या होती हैं, कोशिकाएं एक संगठन के रूप में कार्य करती है, और वही कोशिकाएं एक संगठन के रूप में कार्य करती हैं जिनका कार्य क्या हो, एक जैसा हो, ठीक है। और वो कोशिकाएं एक संगठन बनाएगी तो उस संगठन को क्या कहा जाता है, ऊतक कहा जाता है। और ऐसा कोशिकाओं का संगठन जो एक जैसा कार्य करता है, ऊतक, और जिन ऊतकों का कार्य एक जैसा होता है वो क्या बनाते हैं, अंग का निर्माण करते हैं। और जिन अंगों का एक जैसा कार्य होता है वो क्या करते हैं, अंग तंत्र बनाते हैं। अंग तंत्र आपने देखा ही होगा, जैसे जनन अंग तंत्र हुआ, पाचन अंग तंत्र हुआ, श्वसन अंग तंत्र हुआ, ये कोई भी एक अंग कार्य नहीं करता है, एक अंगों का समूह है मिलकर क्या करता है, इन सभी चीज़ों का कार्य करता है। तो इस तरीके से होता है, और उन सभी अंग तंत्रों से मिलकर क्या बनता है, एक जीव बनता है। तो इसलिए जीव की जो सबसे छोटी कड़ी है, जो योजक कड़ी है, जिससे जीव का निर्माण होता है, वो क्या होती है, हमारे पास में कोशिका होती है, ठीक है। और कोशिका अगर क्या करें कि कोशिका का विकास, यानी कि कोशिका का विकास होगा तभी क्या होगा, जीवों का विकास होगा। तो कोशिका का विकास कैसे होता है, देखिए मान लीजिए ये क्या है, एक कोशिका है, ये क्या है, हमारी एक कोशिका है, और ये क्या होगी, ये केंद्रक को बीच में से टूट के क्या करेगा, ये केंद्रक बीच में से टूटेगा, केंद्रक के रूप में ऐसे दो भागों में विभाजित होता रहेगा। ये आगे मैं कोशिका विभाजन में बताऊंगा, पर यहाँ पे थोड़ा समझना जरूरी है। इस तरीके से दो तरीके विभाजन होगा, उसके बाद में क्या बनेगा, ये केंद्रक विभाजन होने के बाद में दो कोशिकाएं बन गई, मान लीजिए, ठीक है, दो कोशिकाएं बन गई। तो ये जो कोशिका होती हैं, जो कोशिका दूसरी कोशिकाओं का निर्माण करती है, ये कोशिका कहलाती है फादर कोशिका, ठीक है, फादर सेल, ठीक है, यानी कि पैतृक कोशिका। और ये जो होती हैं, ये जो दोनों कोशिकाएं होती हैं, ये कौन सी होती है, डॉटर कोशिका। ये कौन सी होती है, डॉटर सेल्स, ठीक है। अब इसके बारे में बताया किसने था, कोशिका के विभाजन से, यानी कि जो जीवों का क्या होता है, विकास होता है, वो कोशिका के विभाजन से होता है। तो ये बातें हमें किसने बताई थी, तो एक वैज्ञानिक थे जिनका नाम क्या था, फ्लेमिंगो। क्या नाम था साहब, फ्लेमिंगो। और फ्लेमिंगो नामक वैज्ञानिक थे जिन्होंने क्या बताया था, हमें बताया था कि कोशिका का विभाजन होकर क्या होता है, जीवों में विकास होता है। फ्लेमिंगो ने बताया था ये। तो ये याद रखना, कई बार रेलवे में आ चुका है ये प्रश्न, कि जो हमारे मतलब जीवों का जो क्या होता है, विकास होता है, कोशिका के विभाजन से होता है। तो ये जो कोशिका का विभाजन का सिद्धांत है, ये किसने दिया था, सीधा ऐसे प्रश्न पूछ लिया जाता है, कोशिका विभाजन सिद्धांत किसका है, ठीक है। तो ये कोशिका विभाजन सिद्धांत किसका है, फ्लेमिंगो का है। तो यहाँ तक आज हम इतना ही पढ़ेंगे। कल इसके बारे में हम जो 5 भागों में विभाजित किया था, जैसे मोनेरा, प्रोटिस्टा, इन सब के बारे में पढ़ेंगे। इनको वर्गीकी में पढ़ा जाता है, यानी कि क्या किया जाता है, इनका अध्ययन, यानी कि वर्गीकी एक अलग से क्या है, बायोलॉजी की ब्रांच है, उसमें अध्ययन किया जाता है। और इनमें से प्रश्न अक्सर 2-3 प्रश्न पूछे जाते हैं इनमें से, और उसकी डिस्कस हम कल करेंगे। तो आज के लिए इतना ही। अगर हमारा वीडियो आपको पसंद आया तो विद्या मंदिर चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों तक भी शेयर कीजिए। इस चैनल पे आपको विज्ञान का कंप्लीट कंटेंट मिलेगा, और हर एक सब्जेक्ट हर एक जितने भी आपके पास में एग्ज़ाम्स होंगे, चाहे आरआरबी का हो, चाहे एसएससी का हो, या फिर अदर स्टेट एग्ज़ाम्स हो, उन सभी में क्या होगा, ये बेनिफिशियल होगा। तो अगर आपको पसंद आया हो तो फिर से इस चैनल को क्या कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। तब तक जय हिंद, धन्यवाद।